नमस्कार दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हमेशा की तरह हम प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर जरूर करोगे, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओगे। तो जो पहली न्यूज़ हमारी है वो है एक अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, उसके बारे में। और अक्सर आपने देखा होगा कि यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, विशेषकर जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी जितनी भी जानकारी होती है, उनकी नदियाँ, कौन से जीव जंतु, उनकी मैपिंग, वो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। तो द हिंदू में न्यूज़ थी कि वहाँ पर क्या हुआ था कि हाल ही में एक जो टाइगर है उसकी खोज कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या पाया कि जो नेशनल पार्क है उसके कोर एरिया, उसके आसपास में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो वनस्पति है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इलीगल जो कह सकते हो आप, वहाँ की जो इमारती लकड़ियाँ हैं या पेड़ कह सकते हो जिनको, इनके बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कटाई की जा रही है। तो उसके बारे में पता लगा है। तो हमारे लिए तो ये काम की नहीं है कि क्या हो रहा है। हमारे लिए काम की कि जो नेशनल पार्क यदि चर्चा में है, कोई टाइगर रिजर्व चर्चा में, तो उसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो ये रिपोर्ट थी कि 8 साल के बाद में वहाँ पे क्या था कि एक जो बाग है, भारत के सबसे पूर्वी बाग अभयारण्य के अंदर लकड़ी के जो डिपो है, वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं उजागर करता है। इसकी खोज में, मतलब वहाँ पे ऐसा इसकी खोज की जा रही थी, उसको लेकर ये चर्चा में था न्यूज़, है ना। ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, ठीक है, इसको ज़्यादा चिंता मत करना। अपने जो काम का है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। जो टॉपिक है हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ मेरे काम की है और कैसे काम की है। एग्जाम में प्री में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये न्यूज़ थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक तरह से जो वहाँ की टिम्बर है उनकी चोरी हो रही है, ठीक है। और उसको ध्यान में रखते हुए ये चर्चा था। लेकिन अपने काम का क्या है, अपने काम का है ये जो चर्चा में रहा है कि ये कहाँ पे घटना घट रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में ये घटना घटी थी, तो इसलिए चर्चा में। तो प्री में क्वेश्चन इसका आ सकता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें इसकी पूरी मैपिंग वगैरह देखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रीय जो नामदफा उद्यान है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जो इसका नाम है नामदफा, ये नाम इसलिए रखा गया है कि इस उद्यान से निकलने वाली जो नदी है उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। और ये जो नदी है नोआदिहिंग नदी से मिलती है, उसकी सहायक नदी है जो नामदफा नदी है। और नोआदेंग जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। तो देखो, कई बार आपने क्वेश्चन देखे ना, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, फिर यहाँ पे कोई नदियों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको ऐसे 3-4 स्टेटमेंट इसके बन जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व है या बायोस्फीयर रिजर्व है, किस नदी के किनारे पर। ऐसे क्वेश्चन कितने आपने देखे होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको इस बात का पता होगा। और यार प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने भी जो इंग्लिश मीडियम का है वो अभी लॉन्च करने वाले हैं, और हिंदी मीडियम में हम इसको लॉन्च कर चुके हैं। आप ये मान के चलो, इंग्लिश मीडियम का 7-8 दिन के बाद में लॉन्च होने के लिए तैयार है। अभी उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। हमने कंटेंट उसका तैयार कर लिया, लेकिन अभी प्रूफ रीडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छा ही लॉन्च करेंगे। जैसा हमने हिंदी में लॉन्च किया था वैसा इंग्लिश मीडियम में भी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आप में से किसी ने अभी तक अपना 10 ईयर वाला नहीं देखा है, तो आप अब क्या कहाँ जाओगे, ये अपनी जो वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है, studyisvdj.com, इस पे जाना। आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही छोटी सी प्राइस में, ठीक है। तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उसकी हम बात कर रहे थे, इसमें कौन सी नदी गुजरती है, आपका पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब ये राष्ट्रीय उद्यान बना, ये तो उतना खास नहीं कि कब बना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और यह भारत के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है उनकी अस्थायी सूची में भी इसका नाम है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है, याद रखना, इनकी जलवायु का भी क्वेश्चन आ चुका है। जो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आ चुका है पहले, ये जलवायु का आया था कि इसमें किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है और पहाड़ी भाग में पर्वतीय प्रकार की जलवायु है, जबकि निचले मैदानों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कभी आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो जैसे कोई पहाड़ है, तो आप इससे नीचे से ऊपर क्यों जाते हो ना, तो यहाँ पे कितने क्लाइमेट चेंज इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हो सकता है नीचे आपको उपोष्ण कटिबंधीय देखने को मिले, उष्ण कटिबंधीय देखने मिले, या कहीं एक तरह से मानसूनी जलवायु देखने को मिले। ऊपर जब जाओगे तो शीत प्रकार की जलवायु होगी, टुंड्रा टेगा टाइप की जलवायु ऊपर देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था इसी तरह लॉजिकल वे में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन भी बाद में देखेंगे अभी। तो आपको थोड़ा सा पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब आप कोई नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हो तो उसका 3-4 चीज़ें आप जरूर देखना। उसकी कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी है, मैपिंग उसकी कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी जीव जंतु पाए जाते हैं, उसकी जलवायु किस टाइप की है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बिल्कुल। और ये भारत, म्यांमार और चीन का जो ट्रांजेक्शन है उसके काफ़ी करीब है, ठीक है। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, ये उद्यान मिसमी हिल्स के दफाबूम रेंज और पटकाई जो रेंज है उसके बीच में स्थित है।
और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कई सारी डिटेल है, 3 इसमें यहाँ पे दे रखे हैं बड़े कौन से हैं। इसमें जैव विविधता भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से, मतलब आप जानते हो कि ये जो क्षेत्र है पूर्वी हिमालय हमारे जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसमें भी आता है, ठीक है। और हॉटस्पॉट में आता है तो यहाँ पे कई प्रकार की इंडेमिक जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई, इनके बारे में पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा, आप एक बार रीडिंग करना, आराम से इसको समझ सकते हो। और कौन कौन से उन यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कौन किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है ये भी आपको देखना चाहिए। और इसकी मैपिंग देख लो कहाँ पे है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कहाँ पे स्थित है ये भी आपको जरूर देखना चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिटेल हमने यहाँ पे देख ली, इंग्लिश में भी आप देख लेना आराम से। अपनी जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। जो भी आप में से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, आप डेली अपने जैसे डेली तो क्या मैं 2-3 दिन से अभी बना पा रहा हूँ, लेकिन जो अपनी PDF मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वापस से डाउनलोड कीजिए। अच्छा, एक खबर और आपके लिए, टेलीग्राम के लिए आपके लिए अच्छी। आप यदि टेलीग्राम पर जाना चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। इसको आप सर्च करा कहाँ पे करोगे, टेलीग्राम पे करना, ठीक है। या अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। लेकिन कई बच्चों को डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाके। फ़ायदा क्या है आप खुद अभी जाके देखो। मैं डेली क्या कर रहा हूँ, 5 से 10 MCQ, जो अच्छी क्वालिटी के MCQ आप खुद एक बार जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे कोई शिकायत नहीं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी की कि मैं इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं देता हूँ। आप जाके एक बार ट्राई तो करो डेली, ये 5-10 क्वेश्चन जो क्वालिटी वाले हैं। और UPSC पर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख लेना। क्योंकि जो अच्छा कंटेंट हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो हम टेलीग्राम पर डालते हैं। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 1 लाख से अधिक अपने टेलीग्राम पर सब्सक्राइबर हैं, आप जरूर देखना। तो जो क्वेश्चन आया था इस टॉपिक का, कैसे आया था कि देखो यहाँ पे पढ़ना, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। देखो नाम दफा इसका आंसर, सही आंसर होगा D, ठीक है। और बहुत ही इसमें लॉजिक था इसमें, जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो थोड़ा गहराई से पढ़ा करो। ऐसे ऊपर वाले नॉलेज से कभी कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना उन टॉपिक को, ठीक है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं, सेलिब्रेटिंग ए बॉन्ड। ये न्यूज थी द हिंदू में, और यहाँ पे बताया गया तीवा जनजाति के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्यों शामिल किया, देखो कभी भी आर्ट एंड कल्चर के देखना, आप आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, चर्चा में रहते हैं ना करंट अफेयर में, उनको लेकर पूछा जा चुका है पहले भी, और आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति किस राज्य में रहती है। आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमारे देश के बारे में, स्थानीय लोगों के बारे में, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। तो जो तीवा ट्राइबल है, ठीक है, उसके यहाँ पे त्यौहार की चर्चा है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये असम में है, ठीक है। असम में तीवा आदिवासी के इसमें दे रखा है न्यूज़ में कि असम का जो कार्बी आंगलोंग जो जिला है उसमें इस समय उनका उत्सव चल रहा है, कौन सा, सोकारा मिसावा, ठीक है। उनका उत्सव है सोकारा मिसावा फेस्टिवल चल रहा है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ये फेस्टिवल कहाँ पे होता है। ऐसे मिलान वाले 3-4 क्वेश्चन आए हैं पहले भी कि कौन सा जो त्यौहार है, कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो सोकारा मिसावा फेस्टिवल कहाँ पे, असम में। कौन सी जनजाति है, तीवा ट्राइबल है, ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उनकी जो अभी देखो ऊपर यहाँ पे टोपी दिखाई दे रही है ना, ऊपर दिखा रहा है, सकरस्ता नामक टोपी पहनकर ये अपना त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है। कार्बी एंगलोंग ज़िले में है। और जो अपनी जो भी प्रकृति का उनका त्यौहार है, जो भी इस समय आप जानते हो फसलों का हर भारत के हर हिस्से में त्यौहार मनाया जाता है, तो उनका भी एक त्यौहार है। और जो तीवा जनजाति है, वसंत ऋतु के इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। और फिर अपने खेतों में अगली फसल के लिए तैयारी करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए इसको शामिल किया। ऐसे क्वेश्चन पहले मैंने देखे, मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आए। देखो ये क्वेश्चन आप देखना, UPSC की ये अदर एग्जाम जैसे CAPF है, उसकी एग्जाम में ये आया हुआ था अभी 2022, या मुझे कंफर्म नहीं कब आया था, लेकिन ये मैंने देखा इसका क्वेश्चन ऐसा आया। UPSC में भी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जनजातियों को लेकर क्वेश्चन आया, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। और NCERT में भी इसके चैप्टर में कई बार आपने देखा होगा कि इनको शामिल किया गया है। मतलब भारत में जो स्थानीय जनजाति है उनके कल्चर को NCERT में भी स्थान दिया गया है, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन देखना आप कि भारत में अभी हम सोल्व करके देखते हैं इसको, भारत में जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो, हमें नहीं पता हो तो भी हम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो चलो आंसर दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे मैं अभी क्वेश्चन ये कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि थारू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है नहीं पाई जाती, ठीक है। सेकंड, इरुला, चेंचू और सोमाली जनजाति केरल में पाई जाती है, अभी श्योर नहीं हूँ पाई जाती है नहीं पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति गोवा में पाई जाती है। तो इतना मुझे आइडिया था कि ग्रासिया नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर जैसे राजस्थान में भी ग्रासिया है, मुझे थोड़ा आइडिया था इसका, तो मैं इसको अटेम्प्ट लूँगा कि ये तो गलत होगा पक्का कि गोवा में ये नहीं पाई जाती है।
ठीक है, जहाँ पे 3 होगा उनको मैं काट दूंगा। और यहाँ पे 1 और 4 देखो दोनों में ये श्योर है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 50-50 आपका बन गया, या तो ए चुनोगे या सी चुनोगे। लेकिन देखो थोड़ा सा इसको देखते हैं, इरुला, चेंचू और सोमाली। तो कहीं आपने एनसीईआरटी ढंग से देखी, हिस्ट्री वाली वगैरह ना, या ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं इरुला ये हमने केरल में देखा है। मैंने भी आपको कई बार मैप दिखाए थे, उनमें इरुला था। ठीक है, उरुला जनजाति का हमने देखा है। तो देखो इसमें वो हो गया ना, आपका 1 और 4 सही था, और 2 को आपको चूज करना था यहाँ पे, तो आंसर इसका सी सही हो गया। तो यूपीसी के रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना, एलिमिनेशन मेथड अपनाना, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते करते आंसर के नज़दीक जाने की कोशिश करना। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सर हम 2 ऑप्शन तो चूज कर लेते हैं, 2 हटा देते हैं, लेकिन हमारा जो फिर क्या होता है गलत हो जाता है कई बार। तो कई बार दुर्घटना घट जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोशिश करोगे तो चीज़ों के नज़दीक जाना सीख जाओगे ना। और ये तो है नहीं कि आपको 100 में से 100 सोल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन सही करने हैं आपको आराम से प्री निकालने के लिए। तो ये तरीका अपनाया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मतलब हॉर्सू जो करेब है ना, घोड़े की नाल का आकार का जो केंकड़ा है, उसके बारे में था कि अभी ये न्यूज़ आ रही थी कि उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी मतलब ये कम हो गए हैं। एक समय ये था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ये पाए जाते थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हुआ है या यहाँ से लुप्त होने के कगार पर है। तो वैज्ञानिक इसको लेकर काफ़ी चिंता में है। तो आप जानते हो कि ऐसे जो जीव जंतु वाले क्वेश्चन यूपीसी प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, यूपीसी बहुत लाइक करती है इन क्वेश्चन को, जो विशेषकर आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, जैव विविधता से जुड़े हैं। क्योंकि जो अपनी फॉरेस्ट वाली एग्जाम है वो भी हमारे साथ ही होती है यूपीसी प्री के साथ में। तो इसलिए उसमें 15-20 क्वेश्चन इनके आते हैं फॉरेस्ट और जैव विविधता के। तो जीव जंतुओं के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो हाल ही में जैसे इसको घोड़े की नाल केकड़ा कह सकते हैं, या हॉर्सू जो क्रेब है उसको ध्यान रखना। हॉर्सू जो क्रेब है कहाँ पे, विशेषकर जैसे ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक है। और इसका मतलब मेडिसिन या औषधीय पर्पज से भी काफ़ी इसका मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब आप कह सकते हो इसको चोरी किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये विशेषकर भारत में उड़ीसा में सर्वाधिक पाया जाता है। तो उड़ीसा के जो बालासोर जिले में चांदीपुर और बलरामगढ़ी तट, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है पाए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सूचना मिली कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से गायब हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने विनाशकारी जैसे मछली पकड़ने की जो परंपराएं है, हम जानते हैं कि हम कोई जाल फेंकते हैं, उसमें ऐसे जीव भी आते हैं जिनका मतलब मछली नहीं होती है, जिनका जैव विविधता में बड़ा रोल होता है। तो इनके कारण भी काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो उड़ीसा सरकार से अपील की इन्होंने कि एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया जाना चाहिए। जैसे ओली रेडले के संरक्षण को लेकर इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है, तो इसको भी मतलब बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। और जैसे यहाँ के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर चटर्जी, उन्होंने भी उनका भी मानना है कि जब हम 1987 में वहाँ पे गए थे, उस तट पर गए थे, बालासोर तट पर, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मतलब पाए जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही कम या नज़र ही नहीं आए। तो इसका मतलब कितना अंतर आ गया पिछले मतलब 20-30 सालों में, कितना इनको नुकसान पहुँचाया गया है। ठीक है, तो इनको बचाने के अच्छे प्रयास होने चाहिए। और एक तरह से आप कह सकते हो कि ओली रुडली कछुओं की तरह इनको क्या करना चाहिए, इनको भी प्रयास करना चाहिए बचाने का। और साथ में जैसे ये भी जो है ना केकड़े जो है ओली रुडली कछुओं की तरह है, मूल रूप से इनका स्वभाव जो है गहरे समुद्र में रहने वाला है। ठीक है, और ये प्रजनन के लिए ही कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो उड़ीसा का तट है, जैसे ओली रुडली आते हैं उसी तरह के से आते हैं। साथ में पश्चिम बंगाल का दीघा और जो सुंदरबन तट है वहाँ पे आते हैं। देखो कभी कभी फैक्ट बनेगा ना इनका, तो ऐसा बन सकता है, तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये अंडे देते हैं, वे अंडे देने के लिए यहाँ पे एक उपयुक्त स्थान का चयन करते हैं। ठीक है, और एक तरह से थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इनको उतना संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनका लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, और इनका ऐसा भी होता है कि इनके काफ़ी ज़्यादा औषधि इनका मूल्य, मेडिसिन वैल्यू के कारण भी इनका नुकसान पहुंचा जा रहा है। तो ये यहाँ पे इनका मेडिसिनल जो है इनका महत्व है वो भी दिया गया है। ठीक है, संरक्षण यदि सूची में देखें हमारे, तो जो हमारा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसकी अनुसूची 4 में है। ठीक है, और इनको मारना और पकड़ना बिल्कुल अपराध घोषित किया गया है। साथ में आयुषन कैटेगरी में देखें तो इनकी 4 प्रजातियां, जिनमें से जैसे एक अमेरिकन हॉर्सशू क्रेब है, उनको वल्नरेबल में रखा गया है। एक ट्राई स्पाइन हॉर्सशू है क्रेब है, वो इनको इंडेंजर्ड में रखा गया है। बाकी अभी 2 जो अन्य हैं उन स्पीसीज जो है उनकी कैटेगरी डिसाइड नहीं है। और ये इसका इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रेब डे भी बनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, सारी डिटेल आपको देखो यहाँ पे मिल गई है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसकी आयुषन स्टेटस कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग एंगल से। ठीक है, और भारत में कैसे संरक्षण इसको प्रदान किया जा रहा है, कौन सा डे मतलब इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है इसका, तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए मैपिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेनियार नदी। ठीक है, और इसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि
एक इनको लेकर, जैसे ये नदी किन के बीच में विवादित है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इनका विवाद बना हुआ है, तो इसको ट्रिब्यूनल की बात की जा रही थी। जो जल विवाद जिनका क्या कर सकते हैं समाधान करते हैं, न्यायाधिकरण की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक इनका समाधान हो नहीं पाया है। तो अपने काम का क्या है, अपने काम का है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों के बीच में इसका डिस्प्यूट है तो क्या डिस्प्यूट है, इसको लेकर आपको जरूर जानना चाहिए, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो इसमें तमिलनाडु की क्या आपत्ति है कि कर्नाटक द्वारा क्या हो रहा है, जो पेनियार की सहायक नदी है, कौन सी, मार्कंडे, उस पर एक डैम बनाया जा रहा है, उसको लेकर तमिलनाडु को आपत्ति थी और इसके लिए समाधान की बात की जा रही थी। ठीक है। तो हमारा काम का क्या है कि ये नदी कहाँ से बहती है, क्योंकि यूपीसी में आप जानते हो ना, ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, विशेषकर नदियों के हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे पेनार नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से बहते हुए कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कई बार तो आपको ये पूछ लिया जाता है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, और इसकी सहायक नदी है मार्कंडे। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसके बारे में और जानकारी देखें तो यहाँ पे अच्छी दिया जानकारी दी कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, मैपिंग आपने यहाँ पे देख ली, इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो एक नदी थी मार्कंडे, वो भी मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है और किस नदी में जाकर मिलती है, पेनार में जाकर मिल जाती है। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन भी आपके काम का है। तो आज हमने लगभग जो देखें इन्वायरमेंट के अच्छे टॉपिक देखें जो आपके प्री एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ओपिनियन बताना कि जो हमारी द हिंदू की सीरीज है आपको कैसी लग रही है। ठीक है। और आने वाले वक्त में मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि इसको डेली बेसिस पर कर दूँ। अभी बहुत सारे वर्कलोड आप जानते हो, खुद को भी पढ़ना है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना है। अभी इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जो 10 ईयर का है उस पर काम चल रहा है। तो डेली तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डेली भी बनाऊंगा तो क्या करूँगा, एक दो खबर लेके आऊँगा। 3-4 दिन से बनाऊँगा तो फिर 3 दिन से बनाऊँगा तो ज़्यादा खबर आएगी। तो वैसे भी मैं कुछ चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, आप जानते हो कि लगातार हम इन्हीं पे कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन प्री और मेंस में कैसे बन सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।